सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। इस जो यूनिट है यूनिट नंबर 9, इसमें दो चैप्टर्स दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब पहले जो 11 चैप्टर है उसमें आप बायोटेक्नोलॉजी के बेस समझोगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्यों यूज़ होती है ना, और इसके क्या प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं आप। और उसमें 12 में पूछोगे कि एप्लीकेशन क्या है, मतलब जैसे है ना बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ कर गई। जैसे है ना आप इंसुलिन पढ़ोगे, यहाँ पे इंसुलिन के बारे में पढ़ोगे कि इंसुलिन से आप बायोटेक्नोलॉजिकली खुद इंसुलिन बना सकते हो, जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है इन पर्सन। तो आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 करने वाला है। चैप्टर नंबर 11 की पूरी अच्छे से एनसीईआरटी रेंज करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की। सो हियर वी स्टार्ट, वेट अ मिनट, ओके। हियर इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। बहुत इजी चैप्टर है, आपको आराम से समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी रीड नहीं करवाऊंगी मैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, देखो पहला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, मतलब बेसिक चीज़ें लिखी हुई है। उसमें स्टार्टिंग में तो बेसिक ही होता है सब। बायोटेक्नोलॉजी हम एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से। पूरी एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड क्लियर होने चाहिए नीट एग्जाम के लिए। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइफ ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। अब पहली लाइन है, बायोटेक्नोलॉजी किससे डील करती है, क्या टेक्निक्स होती है। मतलब आप बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हो, आप लाइफ ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हो या फिर उससे एंजाइम यूज़ करते हो। तो कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए है, जिससे आप क्या है वो आप प्रोडक्ट क्यों प्रोड्यूस करोगे ना, वो हमारे लिए ह्यूमन के लिए कुछ यूज़फुल है, कुछ काम आ रहा है। ऐसे तो नहीं कि कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो किसी के काम ही नहीं आ रहा तो आप प्रोड्यूस ही क्यों करोगे। लेकिन जो चीज़ वही ना, अगर कोई चीज़ हमारे काम ही नहीं आ रही, कुछ चीज़ बन रही है, कोई एंटीबायोटिक बन रही है लेकिन वो कोई यूज़फुल ही नहीं, किसी के काम ही नहीं आ रही, तो आप क्यों प्रोड्यूस करोगे। ऑफकोर्स वो आपके यूज़फुल होनी चाहिए तो आप यूज़ करोगे। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो की टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी में लॉजी मतलब स्टडी, तो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। नाम में भी कुछ अच्छे सोच के नाम रखे जाते हैं, ऐसे कुछ भी नाम नहीं रखे जाते। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स। क्या टेक्निक होती है, किसी भी आप ऑर्गेनिज्म को या एंजाइम को यूज़ करते हो फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, मतलब एंजाइम किसी ऑर्गेनिज्म से कुछ प्रोड्यूस करने के लिए जो कि यूज़फुल है ह्यूमंस के लिए या फिर एक लार्ज प्रोडक्शन के लिए, सबके लिए यूज़फुल है, ठीक है। एट द एंड वो ह्यूमंस के लिए ही यूज़फुल होती है। अब बायोटेक्नोलॉजी पहले लिखी हुई। आप मैं एक बात बताऊँ, मैं जब सॉल्व कर रही थी ना इसके क्वेश्चंस, तो यहाँ पे मैं भूल गई थी। मेरे को याद था बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे डैश था, यहाँ पे काटा हुआ था और फिर ये पूरी लाइन लिखी हुई थी, तो यहाँ पे एंजाइम था और मुझे एंजाइम भूल गई। तो आप अच्छे से याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइफ ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस, ठीक है। अब सेकेंड लाइन देखते हैं। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन विच आर ऑल माइक्रोमेडेड प्रोसेस। अब देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इन द केस ऑफ मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन, ये है ना आपने जो माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर है ना उस चैप्टर पढ़ा होगा। आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं होगा तो आगे पढ़ोगे। माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के वेलफेयर में, ह्यूमन के लिए कैसे काम आ सकते हैं। वैसे ही आप जो कर्ड बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, कर्ड आप लैक्टोबैसिलस से बनाते हो। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है जो कि मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, वो मिल्क की, हम क्यों करते हैं मिल्क को कर्ड में चेंज, उसमें ना तो विटामिन B12 की न्यूट्रिशन वैल्यू वो इंक्रीज़ करता है। विटामिन B12 को इंक्रीज़ करता है, वो हेल्दी होता है और वो है ना, ठीक है। ब्रेड किससे बनता है हमें पता है, यीस्ट से। ब्रेड डेली रोज़ खाते हैं बहुत लोग, आपने भी खाई होगी ब्रेड किससे बनते हैं, यीस्ट से। नाम भी लिखा हुआ उसमें, बेकर्स यीस्ट ऐसे नाम है उसका ना, सैक्रोमाइसिस क्रेविसियस ऐसा नाम है। वाइन किससे बनता है, ईस्ट से बनता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, ब्रेड फ्रेगमेंटेड, ठीक है। तो अब ऑल आर माइक्रोमेडेड प्रोसेस क्या होता है, माइक्रोब यूज़ हो रहा है उसमें, ठीक है। माइक्रोमेडेड प्रोसेस क्या होता है कि आप माइक्रोब यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कुड ऑल्सो भी थ्रू ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ना बायोटेक्नोलॉजी वर्ड ये नहीं है कि आप बहुत लार्ज स्केल पे कुछ यूज़ कर रहे हो। अब कर्ड एक स्मॉल स्केल पे यूज़ होता है, ब्रेड एक स्मॉल केस पे यूज़ होता है देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड को अगर आप खोलोगे ना, बायोटेक्नोलॉजी, तो बायो मतलब होता है लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब लिविंग थिंग्स की ऐसी टेक्नोलॉजी कि आप उससे कुछ
प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो जो आपके लिए ह्यूमन के लिए वेलफेयर है, ह्यूमन के लिए लाइक यूज़फुल है। तो कर्ड भी तो आप ह्यूमन के लिए यूज़फुल कर रहे हो ना। कर्ड थोड़ा ना खाने में अच्छा होता है। कर्ड आप दही से मिल्क से कर्ड बना रहे हो तो आप उसमें मिल्क इनकॉगुलम ऐड करते हो, मतलब थोड़ा सा लाइक एसिड सा कुछ ऐड करते हो जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड इज एसिडिक बैक्टीरिया जो एसिड प्रेजेंट होता है। तो वो कर्ड को जो है ना कैसीन में आप माइक्रो वाले चैप्टर में पढ़ोगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आप है ना जो प्रोटीन होता है ना उसमें प्रोटीन लिखा हुआ है। कर्ड मिल्क में प्रोटीन होता है, कैसीन उसको ब्रेक करता है, लाइक उसको डाइजेस्ट करता है और फिर आपके पास कर्ड में चेंज होता है मिल्क, और उसमें विटामिन B12 ज़्यादा होता है और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। ठीक है, ये लाइन हमारे पास क्लियर हो गई इतनी। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। हाउएवर it is a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a large scale। मतलब ये तो छोटे से एरिया में कर्ड ब्रेड restricted sense today up to refer to such those processes which use genetically modified organisms to achieve same on a large scale। मतलब ठीक है, कर्ड एक अपन को स्मॉल स्केल में चाहिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइन ब्रेड इतने ज़्यादा बड़े स्केल में नहीं चाहिए होता है अपन को, लाइक वाइन तो फिर भी चाहिए होता है, बट कर्ड वगैरह ये रेस्टिकेटेड सेंस में यूज़ होता है। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा ना लार्ज स्केल पे चाहिए तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि लाइक पहला वर्ड है क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हाँ ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वर्ड्स पे जाओ। बट ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग चीज़। मॉडिफाइड मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनकी जीन में मतलब उनकी जीन मैनिपुलेटेड कर दी जाती है, उसके जीन में चेंजेस कर दिए जाते हैं जिससे मॉडिफाई मतलब उनकी जीन में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो वो चीज़ें ना बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हो किसी भी चीज़ को लार्ज स्केल में लाने के लिए। लार्ज स्केल में कोई चीज़ आपको चाहिए होती है तो बायोटेक्नोलॉजी कर्ड ही थोड़ा ना बनाएंगे हम सिर्फ। हमें चाहिए कोई लिविंग चीज़ें काम आ रहा है ना, कोई यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, कोई लिविंग थिंग के काम आ रहा है, अब ह्यूमन से काम आ रहा है, तो थोड़ी ना मेरे घर कोई लोगों काम आएगा, मैं थोड़ा सा बनाऊंगी और जिससे हमारे लोगों को नहीं, वो बनेगा फैक्ट्रीज में, बहुत सारे क्वांटिटीज़ में बनेगा, लार्ज स्केल में बनाएगा, क्योंकि वो पूरी ह्यूमन्स के लिए काम आएगा, फिर वहाँ से वो सप्लाई होंगे चीज़ें। बायोटेक्नोलॉजी भाई ह्यूमन वेलफेयर के लिए स्टार्ट है, प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस, तो अब वो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है तो फिर वो लार्ज स्केल में होने चाहिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस। ठीक है, फर्दर फर्दर मैनी अदर प्रोसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। मतलब और भी ज़्यादा इंक्लूड की जाती है बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, जो इन विट्रो का मतलब होता है बाहर, फर्टिलाइजेशन मतलब आपने ये जो टर्म है ना, ये कहाँ पढ़ा होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा होगा। यस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जो भी लोग इनफर्टाइल होते हैं, मतलब दोज कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी लाइक फीटस, या फिर आप बोल सकते हो कंसीव नहीं कर सकते वो, है ना, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती वुमेन, लाइक कुछ भी कारण हो सकता है उसका, लाइक जेनेटिकल डिसऑर्डर हो रही है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, कोई स्ट्रेस, कुछ भी चीज़ें हो सकती है जिससे आप इनफर्टाइल होते हैं, तो उसके लिए ना टेक्निक यूज़ होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना, जिस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें पता है क्या होता है, ये बायोटेक्नोलॉजी को क्या आप इसमें लाइक ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हो। जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहा है ना ये भी। लाइक आप अब जैसे ना कोई फीमेल है, वो लाइक फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो क्या होता है, बाहर आप ओवा लेते हो, स्पर्म लेते हो, ओवा फ्रॉम द फीमेल डोनर, स्पर्म फ्रॉम द मेल डोनर, और फिर उनको फ्यूज़ करवाते हो टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें आप जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट को आप इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र करवाते हो, या है ना, अगर वो अप टू 8 सेल हुआ तो आप उसको इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कराते हो, जिसका नाम भी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है, लाइक आई गेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, ये है जी GIFT। और वहीं आपको अगर 8 सेल से ज़्यादा है वो लाइक ब्लास्टोमर है, तो आप उसको फीमेल लाइक यूटेराइन में जाता है, तो वो होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के अंदर ही आते हैं। सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ DNA वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ प्रिंसिपल और प्रोसेस पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे क्या लिखा, सिंथेसाइजिंग अ जीन, मतलब कोई जीन बनाना। अगर कोई चीज़ से जीन से आपको पता है प्रोटीन बनता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोटीन बनता है, तो वो
हो सकता है बहुत यूज़फुल हो ह्यूमंस के लिए, तो आप उसको सिंथेसाइज कर रहे हो, आप उसको लाइक बाहर बना रहे हो। जीन तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बनेगा, तो आप बाहर उसको बना रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो किसी अच्छी चीज़ के लिए, ऑफकोर्स बनाओगे तो यूज़फुल होगा ही। डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, वैक्सीन भी ऑर्गेनिज्म यूज़ करके ही बनाता है, ठीक है। करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, तो आप वो लाइक अब बायोटेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस होता है ना, आप उसमें लाइक आपको लगेगा करेक्टिंग अ जीन, क्या जीन को करेक्ट कर, तो नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। आप कोई जीन आपको चाहिए, उसको करेक्ट करने के लिए आप उसको पहले बाहर निकालोगे, आप उसको प्लाज्मिड के अंदर डालोगे, कल्चर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, उसको कल्चर करोगे, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लाइक इतना सिंपल जिसमें बताया गया उतना सिंपल है नहीं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायो लाइक ये भी डिफेक्टिव जीन को सही करना भी बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, आप ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हो, ठीक है। ऑल और द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज वी नो, आप भी हमने पढ़ा, ठीक है। लाइक ये, हाँ अब नीचे ये कहना बताऊँ, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमारी मैम ने जो हमें पढ़ाया था, मैं बोलता ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लाइक रट ही लेना, नो डाउट रट ही लेना। तो क्या लिखा हुआ है, इन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, कई बार ये यूरोपियन अमेरिकन आ जाता है एक ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो है इंस्टीट्यूट कह सकते हो आप, हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पासेस बोथ द ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ऑफकोर्स आप क्लासिफिकेशन, आपने 11th क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो पहले के ज़माने में कुछ और क्लासिफिकेशन हुआ करता था, अब के ज़माने में कुछ और क्लासिफिकेशन होता है। लाइक पहले कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, फिर उनको अल्टर किया, उनको समझा कि कैसे क्या करें, तो आगे फिर लाइक आर्यभट्ट विटर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपन यूज़ करते हैं, 6 किंगडम भी है, उससे पहले 2 किंगडम आया था, तो 2 किंगडम एरिस्टोटल ने दिया था सबसे पहले। तो एरिस्टोटल ने क्या दिखा था, एरिस्टोटल में सिर्फ देखा था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिर उसके बाद और सेल वॉल कैरेक्टर आए, तो आप चीज़ें चेंज हुई, वैसे ही हर चीज़ में यूज होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी पहले ट्रेडिशनल व्यू देखते थे, कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, फिर कुछ लाइक मॉडर्न आए चीज़ें, ठीक है। तो द डेफिनेशन ऑफ IVF इज, ये वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues of product and services। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद करनी है, मतलब एज इट इज़ याद करनी है, कोई वो नहीं है लाइक रास्ता, आपको ये याद करनी है। आपके ये लाइक उसमें आ सकती है, फिलअप्स में आ सकती है, लाइक नीट के लिए भी आ सकती है, और बोर्ड्स में भी आ सकती है। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी, मैंने आपको ना स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस, मतलब बायोटेक्नोलॉजी करते कैसे हैं। फिर आप सेकंड चैप्टर में एप्लीकेशन पढ़ोगे, यहाँ पे किस लिए करते हैं, क्या बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी करेंगे यूज़, ठीक है। तो हमें ना बायोटेक्नोलॉजी कैसे की जाती है। अब बायोटेक्नोलॉजी में ना 2 कोर होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, बताऊँगी भी आगे। एक तो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक होता है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, आप है ना, एक तो है ना बताऊँ, देखो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे पढ़ते हैं हम क्या लिखा हुआ है, फिर समझाऊंगी आपको। हाँ ओके, हियर वी गो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ व्हाइट नॉट चेंज, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल क्या क्या है। अमॉन्ग मैनी द 2 कोर टेक्निक्स दैट इनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पे आप 2 मेथड यूज़ करते हो, 2 कोर है उसका, ठीक है। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, और जेनेटिक मतलब जीन क्या होता है, क्रोमोसोम्स। तो टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, DNA और RNA दोनों ही जेनेटिक मटेरियल, आपने पढ़ा होगा। RNA जो होता है लाइक फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, जो कि वायरस में अभी भी मिलता है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में DNA बनता है। अगर आप सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो तो आप DNA बोलोगे, बट वायरस में RNA नहीं होता, और लाइक वायरस को ना ही तो लिविंग माना जाता है, ना ही नॉन लिविंग माना जाता है। तो आप हैंस DNA को ही एट द एंड ऑल जेनेटिक मटेरियल बताते हो, लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिक मटेरियल है वो आप DNA बताते हो। अब यहाँ क्या पढ़ा, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA टू इंट्रोड्यूस these into host organism and thus changes the phenotype of the host। और ऑफकोर्स अगर आप जेनेटिक में चेंज कर रहे हो, जीन में चेंज हो, तो उसका फिनोटाइप तो चेंज होगा ही। आपने ये किसका इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। जेनेटिक्स जिसका नाम है चैप्टर में, उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आप आगे समझ में आएगा, ये लाइंस बहुत अच्छी वाली जो लाइन है 3-4 आप छोड़ भी सकते हो, आगे आपको समझ में आएगी। अब हम जीन है, ये जो क्रोमोसोम है जैसे जीन है, तो उसमें कुछ ना मतलब मैनिपुलेट करते हैं ना, जीन है उस DNA है उसमें कुछ चेंजेस करता है, तो उसको फिनोटाइप में चेंज होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के। होस्ट मतलब
जिसमें हम चीज़ें करवा रहे हैं, हमें लाइक मेन होस्ट ही होता है। आगे चलो बताऊंगी होस्ट का लाइक सिग्निफिकेंस क्या है। अभी देखो, अब सेकंड होता है बायोकेमिकल बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वैसे होता है कि अगर आप है ना किसी जीन को लाइक जैसे ना आप ये जिसमें ना सॉरी ये मेरे पास सपोज जीन है, ये बैड राइटिंग हो रही है, ठीक है। ये देखो, ये मेरे पास जैसे जीन है, अच्छा ये क्रोमोसोम है ना, जैसे सपोज ये डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे लाइक ऐसे बेसिस लगे हुए होंगे, नाइट्रोजन बेसिस। अब मुझे है ना ये वाला जो पार्ट है ना, ये मुझे बहुत यूज़फुल है। इससे जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ना, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वो मेरे लिए बहुत काम का है। तो मुझे ना इसको निकालना पड़ेगा, इसके लिए आइसोलेट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे सीजर चाहिए होगी, मैं काटूंगी, फिर मैं इसको किसी दूसरे प्लाज्मा में डालूंगी, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं किसी ऑर्गेनिज्म में डालूँगी इसको, लाइक बड़े बड़े जो बायोरिएक्टर्स आते हैं उनमें इसको बड़े करूँगी, मतलब बड़ा करूँगी, आई मीन बनाऊँगी, ठीक है। इसको लाइक क्या बोलते हैं, कॉपी करूँगी उनकी, ठीक है। इनको लार्ज स्केल में बनाऊंगी, तो मुझे लार्ज स्केल प्रोटीन चाहिए, तब तो मुझे लार्ज स्केल में रहेगा ना। तो उसके लिए होता है लाइक आपको ना एक स्टेराइल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन ऑफ अ स्टेराइल माइक्रोब कंटेमिनेटेड फ्री एम्बेसेज इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। केमिकल इंजीनियरिंग मतलब बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में, तो है ना ग्रोथ ऑफ ओनली वन डिजायरेबल माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम एक्सेट्रा। जैसे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कि आप है ना, पहले बात आप बायोटेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर करते हो प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक बना सकते हो, आप वैक्सीन एंजाइम बना सकते हो, पहले बताया। अब वो एंजाइम, सपोज एंजाइम कैसे बनानी है, मैं उस डीएनए में से वो पर्टिकुलर पार्ट लूँगी, फिर उसको लाइक उसमें भी उसको दिखा लूँगी कि मतलब बहुत लंबा प्रोसेस आगे पढ़ोगे आप। फिर उसको है ना बताऊँ डालूंगी ऑर्गेनिज्म में, उसको मल्टीप्लाई करूँगी, कॉपी बनाऊँगी, तो लार्ज स्केल में होगा। तो आपको एक है ना बताऊँ माइक्रोब कंटेमिनेटेड फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। मैं नहीं चाहती कि है ना बताऊँ इस जीन के साथ ना ये वाले जीन भी आ जाए, मैं नहीं चाहती इस जीन के साथ ये पहले ट्रेडिशनल में प्रॉब्लम थी। लाइक आप को बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा ना। मैं एक स्टेराइल कंटेमिनेटेड फ्री एनवायरनमेंट बनाऊंगी केमिकल इंजीनियरिंग से। अनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल, मतलब सिर्फ डिजायर्ड हमें चाहिए चीज़ें इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटिक प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जेनेटिक इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ेंगे। आई गेस जेनेटिक इंजीनियरिंग ना, या जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन को मैनिपुलेट करना, जिसमें भी 3-4 पार्ट्स होते। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, देखो, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या थी और अब क्या है। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे लाइन तो लिखी हुई है कि हमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज होते हैं ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स करता है वेरिएशन को, आगे लिखा हुआ भी है, और एसेक्सुअल नहीं करता। एसेक्सुअल में आपको आइडेंटिकल मिलती है, इट परमिट लाइक वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो परमिट करता है वेरिएशन, और ना एसेक्सुअल रिजर्व करता है अपनी जेनेटिक, प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आगे लिखा हुआ है। क्यों आप इसको अप्रिशिएट करोगे? अब इसका लाइक एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है। द फॉर्मर प्रोवाइड मतलब अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन, कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेट पर सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल। देखो, अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसका मतलब क्या है? आप इस पहले लाइन में बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं। अब वेरिएशन क्यों होते हैं, एसेक्सुअल में क्यों नहीं होते? आपको पता है, बचपन से पढ़ते हो। एसेक्सुअल मतलब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ्लावर की बात करती हूँ, ठीक है। अब एक फ्लावर है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब एक फ्लावर, उसमें ही एंथर है, उसमें ही लाइक उसमें ही एंड्रोशियम है, उसमें ही ग्वानोशियम, वहीं से पॉलिनेट हो रहा है, तो वहाँ से वेरिएशन नहीं आएगा ना। सेम चीज़ सेम फ्लावर बनेगा, उससे सेम फ्रूट बनेगा, लाइक उससे सेम सीड्स बनेंगे, तो वो कोई वेरिएशन नहीं हुआ। लेकिन अगर सेक्सुअल में हुआ, एक फ्लावर है मेरे पास में, गाइनोशियम है, और एक दूसरे प्लांट का दूसरा कोई फ्लावर है, हाँ ऑफकोर्स सेम स्पीशीज का, ठीक है, उसमें ग्वानोशियम है, ठीक है, लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसमें पॉलिनेशन होगा, स्टिग्मा पे पॉलन आएगा, तो वो दूसरे प्लांट का आएगा ना, तो उसमें वेरिएशन होगा। तो वो है ना, बताओ
चाहिए भी। लाइक आपने चैप्टर नंबर इवोल्यूशन में पढ़ा होगा मेंडल के बारे में, कि मेंडल क्या बोलता है कि है ना, बताओ, नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर सेलेक्ट करती है। अगर कोई प्लांट बार बार खुद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसको कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो वो किससे टॉलरेट करेगा बाहर की चीज़ों को, कैसे टॉलरेट करेगा बाहर की चीज़ों को, कैसे वेरिएशन लाएगा, अडेप्ट करेगा इन्वायरमेंट को। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो दूसरे के कैरेक्टर्स लेगा, अलग कैरेक्टर्स आएगा, तो वैसे अडेप्ट करेगा ना, इसलिए। और वो खुद के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए होंगे बेनिफिशियल, पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल होगा, इसकी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, पता चल गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लाइन का मतलब बता रही हूँ आपको, एक वर्ड का मतलब बता रही हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कोई एक नहीं। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिट्स वेरिएशन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिट्स वेरिएशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, चलो कोई मिनट, हाँ ठीक है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो पुराने ज़माने में जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस यूजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडिंग। मतलब अब आप पूछोगे भाई मैम, पहले बात तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूसर्स होते क्या है, क्या होते हैं, मुझे एक बात बताओ। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो हमें ना, अब एग्जांपल लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, कि लाइक बीटी कॉटर आ गया, आपको शायद इसमें चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। जैसे कोई प्लांट है मेरे पास, अब है ना, इस प्लांट में अच्छा चलो रुको, वो मैं आपको आगे पढ़ा दूँगी। जैसे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड मतलब दो जीन को मिला के अलग कैरेक्टर प्रोड्यूस करना। ट्रेडिशन मतलब पुराना, तो वो क्या करते थे, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक प्लांट है जिसके, अब देखो फॉर मैं एक लाइक बॉर्डर एग्जांपल लेती हूँ कि एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। एक प्लांट है जिसके ना मटर आते हैं, वो मटर ना बहुत मोटे मोटे और अच्छे आते हैं, मतलब टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं। लेकिन एक दिक्कत है कि वो बहुत कम प्रोड्यूस करता है, बहुत कम मटर आते हैं उसमें, तो हम इतना ग्रो नहीं कर पाते उसको इतना लार्ज क्वांटिटी में। लाइक सपोज एक दो मटर आते हैं एक किसी मटर के उसमें, लाइक नहीं चलो मटर का पूरा पैकेट जो होता है, वो जो भी बोलते हो आप उसको, वो प्लांट पे ही एक दो ही आते हैं। अब फिर लेकिन एक प्लांट है उसमें मीठे तो बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम है ना उस प्लांट की, जिसमें है ना बताऊँ बहुत अच्छे अच्छे आते हैं ना, उस प्लांट में तो टेस्टी आता है, उस प्लांट की तो टेस्ट वाली जो जीन है जिसको टेस्ट प्रोवाइड करती है, वो वाली जीन निकालेंगे, उसको लाइक उसको एम्पलीफिकेशन करेंगे, बहुत सारी जीन लेंगे। क्योंकि आप एक जीन निकाल के तो नहीं कर सकते ना, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी, क्या वही जीन डालोगे वही डाल दोगे। अब जो दूसरा जो प्लांट है जिसमें है ना बताऊँ अच्छी वो होती है क्या, उसके साथ हाइब्रिड करवा देंगे, तो है ना हमारे पास एक प्लांट मिलेगा कि जिसमें है ना बताऊँ अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है और टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। तो प्लांट ब्रीड, एनिमल ब्रीडिंग में भी ये होता है। जैसे आप काऊ की कोई ब्रीडिंग है, साहिवाल काउस आई थिंक, जिसमें है ना बताऊँ जो मिल्क होता है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई होता है, और अल्फा 2.4 मिलीग्राम पर लीटर ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। आगे चैप्टर में पढ़ोगे आई थिंक, कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे, हाँ एक चैप्टर आएगा उसमें, चलो देख लेना आप तुम बाद में, ठीक है। इसका मतलब एक लाइन का समझ, देखो एक लाइन को मैं कितने देर तक अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ना। 22 मिनट में देखो कितना ही बड़ा है अपन ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेरी ऑफन इट लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद द डिजायर्ड जीन। अब यहाँ पर ट्रेडिशन की बात हो रही है। ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने की बात हो रही है। पुराने में क्या होता था कि यार अनडिजायरेबल जीन के साथ डिजायरेबल जीन भी आ रही, सॉरी डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन भी आ रही। हमें तो भाई यहाँ हमें तो ये जो है इसे यही वाली जीन चाहिए, लेकिन मेरे पास ये वाली जीन भी आ रही है, क्योंकि पहले के टाइम पे इतने ज़्यादा एडवांस लाइक मटेरियल्स नहीं थे। लाइक आप आगे बढ़ोगे मॉलिकुलर चीज़ें जिससे आप काटते हो वो नहीं थे ना, तो फिर हमारे पास दिक्कत आ रही है। वैसे आपको ये चैप्टर तभी समझ आएगा, आप एक बार पढ़ लिया आपको, यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ओह सॉरी वेट अ मिनट, ओके वेट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, ओवरकम दिस लिमिटेड, अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन साइड ऑफ जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कहाँ गया, हाँ, द टेक्निक्स, एक लाइन अच्छे, एक वर्ड बता रही हूँ, द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA। यहाँ पे बोला है कि ना, हाँ जो टेक्निक्स है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग की, बायोटेक्नोलॉजी की, वो इंक्लूड करती है 3 स्टेप। एक तो रिकॉम्बिनेंट DNA, एक करती है जीन क्लोनिंग, एक करती है जीन ट्रांसफ़र। मतलब जैसे मुझे इस प्लांट का ये वाला जीन चाहिए,
तो ये जीन मुझे चाहिए होगा, तो मैं है ना इसको इस जीन पे चाहिए मुझे, तो मैं इसको पहले है ना इस जीन का ये काटूंगी, फिर इसको पहले सपोज मैंने यहाँ पे काट दिया जहाँ मुझे चाहिए, फिर मैं ये वाली यहाँ पे लगा दूंगी, यहाँ पे रेड से करती हूँ। अच्छा वेट, देखो ये वाली जीन मुझे चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी जीन है, मुझे ये वाली जीन चाहिए इस प्लांट में। जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी प्लाज्मिड पहले। अब उस प्लाज्मिड जो है ना लाइक बहुत सारे क्लोन बना दे, लाइक अब प्लाज्मिड में मैं जैसे ये वाला जिस प्लाज्मिड में बनाती हूँ इस कलर से, ये मैं लूँगी प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड है मैं इसकी जो है ना बताऊँ, इसको यहाँ से और यहाँ से काट दूँगी, और लाइक मैं बता रही हूँ जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है, जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है। अब मैं यहाँ पे जो प्लाज्मिड हमारा ये वाला, यहाँ से मैंने जीन काट दी, यहाँ पे मैं ये वाली जीन लगा दूँगी, ये वाली। अब यहाँ से क्या होगा, मेरे पास यहाँ से क्लोनिंग होगी तो बहुत सारी, सपोज मेरे पास ये जीन आ गई, फिर मैं उसमें से लूँगी, फिर मैं ये जीन इसमें लगा दूँगी, सपोज ये ऐसे कलर का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये वाली जो जीन है वो यहाँ लगा दूँ, इसको भी काट के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जीन क्लोनिंग हो रही है, लाइक यहाँ पे जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट, ये जो डीएनए है ना, जो दूसरी जीन है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो ये सारे स्टेप्स अंडर किसके आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के। तो ये वाले स्टेप ने क्या किया, क्रिएशन किया कि आपके पास सिर्फ लाइक डिज़ायरेबल जीन है। ये जो स्टेप है ना, इससे आप सिर्फ डिज़ायरेबल जीन का यूज़ कर सकते हो, अनडिज़ायरेबल जीन नहीं आएगी। Let's see the next. Do you know the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into a alien organism? Most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in its progeny cell of the organism. यहाँ पे बोला है कि क्या आपको पता है, अगर मैं सपोज मेरे पास ये वाला जो चीज़ ये वाला डीएनए ये मेरे काम का है, मतलब सपोज इस डीएनए में से ये वाला मेरे काम का है। अब मैं चाहती हूँ, नहीं मैं अच्छे से बना देती हूँ, सपोज ये मेरे पास एक डीएनए है, ठीक है। अब मुझे क्या है, मुझे ये वाला काम का है। मैं क्या, अगर मैं ये वाला जीन सपोज लिया मैंने, और कोई वो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये जीन डाल दिया ऐसा का ऐसा, तो क्या है, मोस्ट प्रोबेबली दिस जीन विल नॉट रेप्लिकेट। क्यों रेप्लिकेट नहीं होगा बताओ, देखो आगे लिखा हुआ है, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन प्रोग्रेसिव सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्यों नहीं करेगा, आपके क्वेश्चन आएगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ना क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए जिससे वो रेप्लिकेट पर, आप ऐसे ऑर्गेनिज्म में हर किसी में डाल के थोड़ी ना लाइक एक्सपेक्ट करोगे कि वो मल्टीप्लाई कर दे। देखो क्या लिखा हुआ है आगे, बट when it get integrated into genome of the recipient मतलब आप जिसके अंदर डाल रहे हो होस्ट, it may multiply, it can be inherited along with the host DNA। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये वाला जो जीन है ना, ये ऑर्गेनिज्म डाल के ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है ना इसमें फिट कर रही हूँ। अगर मैं इसमें फिट कर दूंगी तो ये इसके साथ फिट हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर करके बहुत सारी जीन बनाएगा, तो हमें प्रोडक्ट जो चाहिए वो तो मिल जाएगा। लाइक हम थोड़ी ना, लाइक इसमें यही बोला है पहले लाइन में, पहले फ्यू लाइन्स में क्या बोला है कि अगर मैं कोई भी जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दूँ तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिप्लिकेट नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं किसी की जीनोम, किसी की जेनेटिक मटेरियल में वो जीन डालूँ तो ऑफकोर्स इट मे मतलब हो सकता है कुछ गड़बड़ी के बारे में नहीं भी करें, बट येस वो रेप्लिकेट करेगी जो कि हमें चाहिए। इनहेरिटेड करेगी, इनहेरिट मतलब एक से दूसरे में जाएगी, दूसरे में जाएगी, दूसरे में जाएगी। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। एलियन पीस मतलब जब बाहर से जो डीएनए लेके जाए, छोटा सा पीस मान लो, तो वो पार्ट हो गया क्रोमोसोम का, विच हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट डीएनए की। ऑफकोर्स डीएनए जो होता है उसमें एबिलिटी होती है रेप्लिकेट की। इन द ऑर्गेनिज्म देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो क्रोमोसोम होता है ना उसमें एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। आगे आएगा, चलो आगे बताऊंगी इस लाइन का मतलब होल्ड करना। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटिंग रेप्लिकेशन। लाइक आप क्लोनिंग में प्लाज्मिड के बारे में बताऊँ ना, तब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI मतलब इसके बता दूँगी इसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे है ना, देखो यहाँ प्लाज्मिड है ना, यहाँ पे इसके बाद इसे क्लोनिंग साइड में यहाँ ये देखो आगे आएगा, एक मिनट बता तुम खाएं, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन,
यहाँ पे है ना उन चीज़ों के बारे में बताया, क्लोनिंग साइट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन कर लूँगी, ठीक है। ठीक है, लेट्स होल्ड इट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि आप पहले जो आपने पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग से जिनको बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करी थी, तो वो किसके लिए की थी और किसने की थी, कौन से साइंटिस्ट ने की थी। तो आगे बढ़ते हैं, देखो को हाँ क्या लिखा हुआ है। लेट अस नाउ फोकस, अच्छा वेट मैं हाईलाइट करती हूँ। Let us now focus on the first instant of the construction of an artificial recombinant DNA molecule. Artificial recombinant DNA, पहले बात recombinant DNA मतलब एक DNA मेरे पास, उसके पास कोई दूसरा जीन भी है जिसने आपने बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में लाया है, तो वो रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल हो गया। तो आप पहला किसने बनाया था और कैसे बनाया था हम देखते हैं, और क्यों बनाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाने के लिए रीज़न होना चाहिए। आप है तो ना हर किसी के जीन को हर किसी के जीन में डाल के कर दोगे, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद अ नेटिव प्लाज्मा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन विथ अ नेटिव प्लाज्मा ऑटोसोमली रेप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। पहले बात प्लाज्मिड के बारे में, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये आपको पता है ऑलरेडी, आपने बहुत बार 11 में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कोई बताने की बात नहीं। ऑटोसोमली रेप्लिकेट मतलब खुद रेप्लिकेट करने वाला सर्कुलर क्रोमोसोमल DNA होता है, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। ऑफ सैल्मोनीला टाइफीमेर, ये आपको टाइफाइड कराता है, आपको याद होगा। स्टेनले कोहन, बताऊंगी पूरा लंगा वाले बार पढ़ लेती हूँ। स्टेनले कोहन एंड द हर्बर्ट बोयर अकम्प्लिश बाय दिस इन 1972 बाय आइसोलेटिंग अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ DNA ऑफ अ प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्फरिंग, ठीक है ठीक है ठीक है, सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, आपके पास मेरे पास है ना एक जीन है, इसको मैं यहाँ से लेके एक दूसरे डिज़ायरेबल जीन में डाल दूँगी ना, तो इसको बोलते हैं लाइक प्रोसेस होता है, इसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे ना डायरेक्ट डाल दूँगी, तो उसको बोलते हैं सबसे पहली बात रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स, जो उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं। कोई बात नहीं, अब हम लाइक उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो पहला जो DNA मॉलिक्यूल था ना, वो पहले बात क्यों किया, एक है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक है ना मेरे पास ये है जीन जो कि है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, मतलब वो है ना एंटीबायोटिक से मरता नहीं है, रेसिस्टेंट है उनका, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको है ना एक प्लाज्मिड, एक मेरे पास प्लाज्मिड है, इस पर लाइक सपोज ये इसको जोड़ूंगी। अब यहाँ पे ये ये जो प्लाज्मिड है ना, जो प्लाज्मिड है ये किसका है, सैल्मोनेला और टाइफीम्यूरम का, है ना, टाइफीम्यूरम का। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने ये जोड़ लिया, ठीक है, बस यही तो है। अब जो ये प्लाज्मिड है ये बन गया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरम का जो प्लाज्मिड है ना, ये बन गया आपके पास एंटीबायोटिक एबायोटिक। अब प्लाज्मिड क्या करता है, रेप्लिकेट करेगा। फिर हम एक ऑर्गेनिज्म होता है इकोलाई बहुत यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तब मैं ना ये जीन इसके जीनों में डाल दूँगी। अब ऐसे नहीं डायरेक्ट डाल दूँगी, ये भी बहुत प्रोसेस होता है, इसके बीच में आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, इसको आइसोलेट करोगे, कट करोगे, यहाँ से कट करोगे, इसके जीन को कट करोगे, फिर इसमें डाल दिया। तो ये फर्स्ट मतलब ऊपर से बता रही हूँ, इस पैराग्राफ में इतना ही दिया हुआ है। देखो वापस पढ़ो, वापस आपको समझ में आएगा अच्छे से। लाइक लेट मी रीड, देखना, देखो let us now focus on the first instant of the construction of an artificial recombinant DNA molecule. The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibody resistant gene. पहले यहाँ पे समझ आ गया यहाँ पे, तो पहला रिकॉम्बिनेंट क्या क्या देखो, सबसे पहले DNA from the possibility linking of a gene encoding antibody resistance with a native plasmid. एक एंटीबॉडी रेसिस्टेंट जीन लिया, उसको प्लाज्मिड में ज्वाइन किया ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरम, जिससे मैं क्या करेगा, इसकी जो बैक्टीरिया है इसके प्लाज्मिड में डाला ताकि वो रेप्लिकेट करे, क्लोनिंग करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोनिंग करे, ठीक है। ये भी किया किसने था, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ DNA फ्रॉम प्लाज्मिड
विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्फर। एक देखो बच्चों, ये मेरे पास है ना एक प्लाज्मिड है, समझना एक बार अच्छे से, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड के पास है ना ये वाली जो जीन है ना, ये मुझे अच्छी लग रही है। अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है भाई। अगर मैं इसमें जैसे ना कोई भी एंटीबायोटिक डालती हूँ, सपोज पेनिसिलियम फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, पेनिसिलियम डाल रही हूँ, तो वो है ना पेनिसिलियम से मर रहा नहीं है, वो रेसिस्टेंट कर रहा है एंटीबायोटिक, सॉरी पेनिसिलियम से वो रेसिस्टेंट कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट अच्छा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले ना यहाँ से इसको काटूंगी, इस डीएनए को काटूंगी, फिर इसको एक प्लाज्मिड में डालूंगी दूसरे में, जो कि सैल्मोनेला टाइफिम्यूरम का है। इस प्लाज्मिड में डालूंगी, इसको भी कट करूँगी, फिर इसमें डालूंगी, फिर पहले बार उसको है ना आइसोलेट करूँगी ना, इस डीएनए को निकाल के आइसोलेट करूँगी इस डीएनए को, फिर इसमें डालूंगी, फिर वो रेप्लिकेट हो गई, फिर बहुत सारी रेप्लिकेट होके फिर मैं उसको ई-कोलाई में डालूंगी। प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखी हुई है 1972 बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम द बाय कटिंग आउट, यहाँ पे देखो, बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वो कुछ यूज़फुल तो होना ही चाहिए, आप ऐसे नहीं डाल सकते ना कोई किसी में, आप कुछ यूज़फुल हो रहा है तभी आप डालोगे। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, हमें इकोलाई को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करना है। द कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर रेस्टिकेटेड एंजाइम्स। अब रेस्टिकेटेड एंजाइम मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप यहाँ पे काट रहे हो तभी तो आपके पास वो जीन आपके पास आइसोलेट हो रही है। तो वो काटते किससे? वो एक एंजाइम्स होते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको बोलते हैं सीजर्स, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम आ रहे हैं सीजर्स मतलब कीची। तो रेस्टिकेटेड एंजाइम होते हैं। अब आप पूछोगे रेस्टिकेटेड एंजाइम कैसे कौन से होते हैं, तो हम आगे रेस्टिकेटेड एंजाइम के बारे में बताया हुआ है कि क्या होते हैं रेस्टिकेटेड एंजाइम, कहाँ से आप रेस्टिकेटेड एंजाइम्स को आइसोलेट करते हो। तो द कट ऑफ पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, बताया प्लाज्मिड डीएनए सैल्मोनेला टाइफिम्यूरम का। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। अब वेक्टर क्या होता है भैया, आपने वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नीचे तो एग्जाम्पल दिया हुआ है तभी बता दूँगी। अब देखो ये जो प्लाज्मिड है ना, यहाँ पे ये वाला जो प्लाज्मिड है ना, इसी को हम इसके अंदर डालते हैं, सॉरी जीन को नहीं डालते, इसी को डालते हैं। तो ये क्या कर रहा है? वेक्टर कर रहा है। ये किसकी जैसे काम कर रहा है? ये वेक्टर की जैसे काम कर रहा है। क्यों वेक्टर की जैसे काम करेगा आप पूछोगे? क्यों वेक्टर की जैसे काम करेगा? क्योंकि ये जो है ना, ये प्लाज्मिड यहाँ से जीन लेके इसमें डाल रहा है, खुद को कुछ काम नहीं, वेक्टर की जैसे काम कर रहा है। अब इस वेक्टर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाओ, यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो act as insect vector to transfer malaria into human body. In same way a plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism. ये समझ में आ गया होगा कि plasmid can be used as vector to deliver an alien piece of DNA into the host organisms, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है ना मलेरिया का, आपको पता है मलेरिया की पैरासाइट कौन सा होता है? वो प्लाज्मोडियम। अब बहुत लोगों को पता है क्या लगता है, क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। तो बहुत लोग मॉस्किटो कराते हैं, लेकिन नहीं, मॉस्किटो की वेक्टर है। आपके पास मलेरिया कराता कौन है? प्लाज्मोडियम कराता है। अब प्लाज्मोडियम कराता, अब प्लाज्मोडियम तो एक लाइक बैक्टीरिया नहीं है, मलेरिया किससे होता है? लाइक प्रोटोजोआ शायद, तो वो करवाता है। अब वो तो एक्चुअल डिजीज तो वो कॉज कर रहा है ना, लेकिन मॉस्किटो तो उसके अंदर बैठ के, वो तो मॉस्किटो थोड़ा ना आएगा मेरा प्लाज्मिड ले लो, उसके अंदर तो प्लाज्मिड है, वो खून जो उसने आएगा, अपने आप को खाना आएगा, फीडिंग करने आएगा, तो उसमें प्लाज्मिड अपने। तो मॉस्किटो एक पॉजिटिव एजेंट मॉस्किटो एक वेक्टर है, ना कि पॉजिटिव एजेंट। एग्जाम्पल में थ्रू दिया हुआ है, आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नारे पढ़ाओगे, आप आगे पढ़ोगे। अगर नहीं पढ़ाओ तो अभी तक, वैसे अभी तक पढ़ लेना चाहिए आपको, अगर आप इस चैप्टर में आए हो तो पहले वाला चैप्टर है वो, ठीक है। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम द डीएनए लाइगेज एक गम की तरह काम करता है। जैसे कि मैं आपको पता है, काट रहे हो आप मॉलिक्यूलर सीधे, तो उसको जोड़ भी तो रहे हो दूसरे प्लाज्मिड से, तो आपके पास डीएनए लाइगेज यूज होगा, विच एक्ट ऑन द कट डीएनए मॉलिक्यूल ऑफकोर्स जॉइन देयर एंड्स। ऑफकोर्स वो ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, आप
जीन को एड तो कर रहे हो, ग्लू करके चिपकाई तो रहे हो। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेट ऑफ सर्कुलर ऑटोसोमली रेप्लिकेटेड डीएनए क्रिएट इन विट्रो एज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे हुआ, उसके जीन है, उसका जो डीएनए है उसके अंदर कोई दूसरा फॉरेन डीएनए है, एलियन डीएनए है इसकी बुक के लैंग्वेज में, तो आपके पास वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ, ठीक है। सर्कुलर ऑटोसोमली रेप्लिकेटेड डीएनए क्यों हुआ, क्योंकि प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को सर्कुलर ऑटोसोमली रेप्लिकेटेड डीएनए बोलते हैं। उसके अंदर आप प्लाज्मिड जोड़ डीएनए जोड़ रहे हो एलियन वाला जो आपके पास काम का है, तो इन विट्रो मतलब बाहर हो रहा है ये सब चीज़ें, आप खुद कर रहे हो बाहर, लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बाहर तो करते हो, खुद करते हो। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, यही तो बताया था मैंने आपको, ई कोलाई अ बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग अ न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, रुकना आगे आएगा डीएनए, सॉरी क्यों आगे आएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँगी, आपने बायो में बॉटनी में किसी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का अच्छे से पढ़ा होगा कि कोई भी जीन होता है वो रेप्लिकेट करता है ना, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो डीएनए से डीएनए जो मॉलिक्यूल बनता है, फिर उससे आरएनए बनता है, उससे प्रोटीन बनता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो करवाता है, तो आपके पास आपने प्लाज्मिड न्यू होस्ट में डाल दिया, अब वो जो प्लाज्मिड न्यू होस्ट में है लाइक सॉरी प्लाज्मिड हाँ न्यू होस्ट में लाइक ई कोलाई में है, तो वहाँ पे वो रेप्लिकेट करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज, मतलब क्लोनिंग द एबिलिटी, ये वाली क्लोनिंग की डेफिनेशन देख लो, द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबॉडी रेसिस्टेंट जीन इन द ई कोलाई वाज क्लोनिंग, एंटीबॉडी रेसिस्टेंट जीन, ठीक है, क्लोनिंग मतलब अलग अलग बनना, सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको 50 बार समझाई है, वही चीज़ें लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको लाइक ऊपर नीचे करके आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, एक एक वर्ड अच्छे से समझेंगे। यू कैन हैंस रिफर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड ऑर्गेनिजम्स, मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो, मतलब उसके जीन में कुछ चेंज कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन पे दी हुई है, आई डोंट नो रिमेंबर कौन से चैप्टर में दी हुई, इसमें नहीं दी हुई शायद। तो यहाँ पे देखो 3 स्टेप दिए हुए हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, मैं ना मेरे को ये ना बताऊँ जीन अच्छी लगी कि भाई इस प्लांट में तो ये वाली जीन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम आती है, ये जीन मेरे को चाहिए, तो ये अच्छा प्रोटीन बना रही है। अब वो जीन को पहले मैं आइडेंटिफाई तो करूँगी, भाई कौन सा डीएनए है, कौन सी जीन चाहिए मुझे, ठीक है आइडेंटिफाई कर दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, अब वो जो मैंने डीएनए आइडेंटिफाई किया काटा उसको, फिर उसमें होस्ट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मेंटेनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग डीएनए ट्रांसफर द डीएनए एंड इट्स प्रोगेनी, मतलब एक अच्छा होस्ट, मेंटेन द इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर टू द डीएनए टू इट्स प्रोगेनी, मतलब उसके डीएनए में उसको ट्रांसफर कराना, प्रोगेनी मतलब क्लोनिंग करना, अलग अलग वही सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा जो मैंने पढ़ाया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने अब होल्ड कर रखा है, आई रिमेंबर, ठीक है। हियर वी गो टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अभी हमने पढ़ा ये जो टूल्स ही तो पढ़ा हमने, मॉलिक्यूलर सीजर्स, रेस्टिकेटेड एंडोन्यूक्लियस जिनको बोलते, आप पूछोगे रेस्टिकेटेड एंडोन्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, आगे आएगा रेस्टिकेटेड एंडोन्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, तो ये टूल ही तो है, लाइगेज टूल है, पॉलीमरेज उसको रेप्लिकेट कर रहा है तो टूल है, वेक्टर टूल है, प्लाज्मिड, देखो सुनो, टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पहला टूल क्या दिया हुआ है, नाउ वी नो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन की जो डिस्कशन आ रहा है, हमें ये पता लगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ही, आपने देखा होगा कहीं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आया होगा तो मैंने वहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का बोला होगा, मतलब यूज़ किया होगा वर्ड का, तो ये एक ही होता है। कैन बी अनकम्प्लिश ओनली इफ वी हैव की टूल्स एक ही है, रेस्टिकेटेड एंजाइम जो कि है मॉलिक्यूलर सीजर्स, पॉलीमरीज एंजाइम जो कि डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए को रेप्लिकेट करवाता है, डीएनए की कॉपीज बनता है, क्लोनिंग के लिए हेल्प करता है, एक डीएनए डाल दो डीएनए से कॉपीज बनेगी तभी तो बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे, लाइगेज जो डीएनए को जोड़ता है गम की तरह काम करता है, वेक्टर जो प्लाज्मिड है, एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इकोलाई जिसके अंदर आप डाल रहे हो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो, तो इंपॉर्टेंट है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दिस इन डिटेल, लेट अस ट्राई, वी विल अंडरस्टैंड इट करेक्टली, ठीक है। रेस्टिकेटेड एंजाइम के बारे में दिया हुआ है, अब रेस्टिकेटेड एंजाइम क्यों कोई किसी को काट रहा है, मतलब क्यों वो डीएनए कट रहा है उस मॉलिक्यूलर सीजर्स से, तो ये रेस्टिकेटेड एंजाइम कहाँ से आए, देखते हैं कहाँ से आए। रेस्टिकेटेड एंजाइम्स इन द ईयर 1963 two enzymes are responsible for the restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated, मतलब E. coli था उसके आप
ई कोलाई था उसको बैक्टीरिया फेज, मतलब जो बैक्टीरिया के ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, नो डाउट आपको पता होना चाहिए। उसमें हमें ना बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करें, मतलब उसको अटैक करवाना है बैक्टीरियोफेज से। तो ये देखा गया कि है ना बैक्टीरियोफेज की जो ग्रोथ है ना वो ई कोलाई में नहीं हो रही। अब बैक्टीरियोफेज पता है ग्रोथ कैसे करता है, देखो जैसे ना, जैसे ये ई कोलाई है, ये आपके पास बैक्टीरियोफेज है सपोज दिस, तो ये पहले आगे से जुड़ता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसके अंदर जाता है, फिर वो रेप्लिकेट करता है। तो वो देखा गया कि ई कोलाई के अंदर कुछ ऐसी लाइक एंजाइम्स है जो इसको बढ़ने नहीं दे रहे, इसको मार दे रहे हैं। कैसे, देखो, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए वाइल अदर विल कट डीएनए। मिथाइल ग्रुप किसको दे रहा है, खुद के डीएनए को। क्यों, क्योंकि है ना बताऊँ, देखो दो एंजाइम डिस्कवर किए गए थे। देखो ये तो है बैक्टीरियोफेज का डीएनए, अब खुद का भी तो डीएनए कुछ होगा ना, लाइक ई कोलाई का खुद का डीएनए। अब ये एंजाइम है, ये इसको तोड़ रहा है, इसको काट रहा है। अब वो इसको क्यों नहीं काट रहा है, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है जिस वजह से इसको नहीं काट पा रहा है। ये अपना प्रिजर्व है, क्योंकि भाई कौन एंजाइम चाहेगा कि मेरे खुद के होस्ट का ही डीएनए मैं तोड़ूँ खाऊँ, नहीं चाहेगा। तो अब जो ये वाला एंजाइम है इस यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है और यहाँ पे आपके पास वो कट कर रहा है डीएनए। यहाँ पे कट डीएनए बैक्टीरियोफेज के लिए यूज़ हुआ है, कंफ्यूज मत होना कि कौन सा कट डीएनए। अब यहाँ पे आप पूछोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों लिखा हुआ है। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट कर देना। ऐसे बोलते हैं ना किसी एरिया पे जाना रेस्ट्रिक्ट है, मतलब रुक जाना, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगाना। अब एंडोन्यूक्लियस हमें सबको पता है डीएनए न्यूक्लिक एसिड से बनता है, तो एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लियस के अंदर वो काट देना, उसको ग्रो नहीं करने देना, ठीक है, लाइक सो ईजी। तो इसलिए ना बताऊँ, अब वो क्या कर रहा है, वो काट ही तो रहा है, तभी तो हमने एंडोन्यूक्लियस ये एंजाइम लिया कि जो डीएनए को काटे। हम तो खुद यूज़ कर रहे हैं ना, हम थोड़ा ना वो खुद यूज़ करने देंगे, हम तो खुद यूज़ कर रहे हैं उसको, तो वैसे ही यूज़ करने देंगे, ठीक है। तो पढ़ लिया हमने, सॉरी। अब देखो रेस्ट्रिकेटेड एंडोन्यूक्लियस के भी अलग अलग नाम होते हैं। इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, क्या उसका नोमेनक्लेचर होता है, सो कॉल्ड नोमेनक्लेचर, मतलब नामकरण करना कैसे किया जाता है। द फर्स्ट रेस्ट्रिकेटेड एंजाइम एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकंड whose functioning depend upon a specific DNA nucleotide sequence was isolated and carried out 5 years later। अब मुझे एक बात बताऊँ, जैसे ना ये तो बताऊँगी 5 years later, तो मुझे एक बात बताऊँ, ये एक डीएनए है, एक मिनट, ठीक है, ये वाला एक डीएनए। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ना ये वाला वो चाहिए काटने के लिए, मुझे ये वाला डीएनए चाहिए। तो मुझे सीधा चाहिए यहाँ से ही काटेंगे, यहाँ पे कुछ बेस होंगे। तो जो भी ना एंजाइम होते हैं ना, लाइक मॉलिक्यूलर सीजर्स, वो कोई स्पेसिफिक जगह काटते हैं। तो मैं पता है, मैं ये डीएनए कितने छोटे हैं, मैं थोड़ा ना खुद एंजाइम को लेके काटूंगी वहाँ से डीएनए का, नहीं, मैं उस एंजाइम को भेजूंगी, वो अपने आप काटेगा, उसके अंदर मिक्स करूँगी, अपने आप काटेगा। क्यों काटेगा, क्योंकि वो इसी काटने के लिए बना है। तो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, रेस्ट्रिकेटेड एंडोन्यूक्लिक एंजाइम ना स्पेसिफिक होते हैं किसी भी एक सीक्वेंस के लिए। डीएनए न्यूक्लियोटाइड, अब ये न्यूक्लियोटाइड ही तो है, बेस को हटा दो तो क्या बचेगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब उसको काटने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए होती है, लाइक बेसिस का पेयर का वो बनता है, कहाँ से काटना है कहाँ से नहीं काटना। और इसलिए तो अलग अलग जगह से काटने के लिए अलग अलग आप एंजाइम यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, रिक्वेंस को ही सीक्वेंस खुद रिकॉग्नाइज करता है, लिखा हुआ है आगे। इट वॉज फाउंड एंड हिंट, हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैं बता रही थी कि जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड है हिंट टू है ना फंक्शनिंग तो डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड आइसोलेट तो हो गया था, लेकिन उसका कैरेक्टर 5 years लेटर किया गया था, इसलिए तो उसका नाम सेकंड है। क्यों, टू मतलब ये इसके जब कब ओरिजिन हुआ है ना तब के लिए है। देखो इट वॉज फाउंड दैट हिंट टू ऑलवेज कट अ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। 6 बेस पेयर को ये रिकॉग्नाइज करता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज recognition sequence of HIND2. Beside HIND2, today we know more over 900 restricted enzymes that have been isolated over 230 strains. लाइन ऐसे कैसे याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ देखते हैं, द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग दिस एंजाइम। अब आप सोचोगे भाई HIND2 ही नाम क्यों है इसका, कैसे रखा। अब ये आगे वैसे आप सोचोगे नहीं तो भाई बताना पड़ेगा, चैप्टर में दिया हुआ है, और अगर आप सोचते चैप्टर में नहीं दिया होता तो हम नहीं बताते आपको। द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग दिस एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। देखो पहला जो लेटर है, जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल है,
ये एग्जांपल है, ये एक रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम है जो ई कोलाई से निकाला गया है। तो इसका जो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट लेटर है ना, वो जहाँ से वो जीन जहाँ से वो निकाला गया है ना, उसके जीनस का है। सेकंड 2 लेटर्स स्पीशीज़ का है, ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, स्पीशीज़ का है। और फिर ये जो है ना 13, ये है कि वो कौन सा वो लिखा हुआ गया है, देखो कौन से नंबर पे आया हुआ है, 3rd 4th हिंट 2 क्यों है, फर्स्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो पहला आइसोलेट हो गया था, लेकिन कैरेक्टर सर्च 5 years लेटर हुआ था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग दीज एंजाइम्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस एंड द सेकेंड लेटर कम्स फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि बैक्टीरिया से आप आइसोलेट कर रहे हो, यहाँ पे जो बैक्टीरिया लिखा हुआ भी है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं मोनेरा में जो आते हैं, फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। इकोराई कम्स फ्रॉम द ये देखो जीनस का नाम दिया हुआ है 13। इकोराई में देखो द लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन का भी नेम होता है, 3rd लेटर जो होता है स्ट्रेन का। रोमन नंबर्स द फॉलोइंग नंबर्स नेम्स इंडिकेटेड विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कौन से ऑर्डर में, 1st 2nd 3rd। ये वाला इकोलाई वाला 13 में हुआ था, 13 नंबर पे वो हुआ था, इसलिए 13 बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत है, वैसे भी अब कल पढ़ लेंगे, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बहुत बड़ा है। 50 मिनट की तो वीडियो हो ही गई है। ठीक है, अगली बार पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय। अगर इसको मैं रिकमेंड करूँगी, चलो मैं लास्ट बता रही हूँ तो आपने पढ़ ही जाएगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर अच्छे से। ठीक है, और सेकंड पार्ट इसका जल्दी आ जाएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, बाय।